जय हिंद दोस्तों, मैं सिर्फ अभिषेक मिश्रा और मैं आप सबका वैद आईसीएस के यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में लगातार भारत नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। लगातार विश्व जगत में आर्थिक क्षेत्र में भारत का डंका उपसता चला जा रहा है। अभी जो एक दिल को सुकून देने वाली एक अच्छी खबर जो आर्थिक जगत से आ रही है, वो दरअसल भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह कीर्तिमान हासिल किया है और अब भारत जो है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी कुछ दिनों पहले तक हम भारत की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अब जापान को पीछे करते हुए भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हमारे आगे भारतीय अर्थव्यवस्था से अगर हम आगे की बात करें तो एक अमेरिका, चाइना और जर्मनी, ये तीन अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अभी हमसे आगे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक प्राउड का मैटर है कि हमने विश्व में इकोनॉमिकल फील्ड में ये एक माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है। इस खबर की जानकारी अभी हाल में नीति आयोग की 10वीं जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, उसमें नीति आयोग के जो सीईओ साहब हैं उन्होंने ये जानकारी दी। सुब्रमण्यम साहब ने ये जानकारी जो है वो मीडिया को देते हुए कहा कि भारत अब जापान को पीछे करते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। I think the country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20-25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states. उन्होंने ये आंकड़े जब पेश किए तो उन्होंने कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े IMF के हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट आती है अप्रैल 2025 में जो रिपोर्ट आई, उसमें ये बोला कि 2025 में भारत की जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो बढ़कर 4187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। अप्रैल में कहा था, और अब हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 4 अरब डॉलर की हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के भारत जो है अब वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जहां तक रही बात जापान की, तो जापान जो हमसे पहले आगे था वो हमसे पीछे हो गया है। तो आज की स्थिति में जापान की जो इकोनॉमिकल साइज है, जो जापान की जीडीपी है, वो 4186.431 अरब डॉलर है। और अमेरिका विश्व का आज भी वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 30,000 अरब डॉलर के आसपास है। ऐसे चाइना की 19,000 के आसपास उसकी अर्थव्यवस्था है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर आपको बताएं तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो लगभग 30,507 जो है वो अरब डॉलर के आसपास है। और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो 19,231 अरब डॉलर के आसपास है, जो दूसरी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी हमसे आगे एक अमेरिका, एक चाइना और जर्मनी है। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में हमें विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और IMF के अनुसार 2028 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और हम जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए, जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। और फिर हमसे आगे से 2 ही अर्थव्यवस्था रहेंगी, एक अमेरिका और एक चाइना। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हमारे लिए बहुत ही जो है एक अच्छी खबर है इकोनॉमिकल फील्ड से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश की तरक्की जो है वो आर्थिक तरक्की से होती है। जब तक पैसा नहीं आता, जब तक जेब में पैसा नहीं होता, तब तक दिल को सुकून भी नहीं मिलता। तो पैसा आएगा तभी सब कुछ होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी अगर पैसा आ रहा है तो देश का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, देश तरक्की करेगा, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो हमने 2047 तक, 2047 तक जो हमने लक्ष्य रखा है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस लक्ष्य को हम अचीव कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस कीर्तिमान के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं और लगातार जो सरकारों की कोशिशें रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, दोनों ने एक भारत के संघीय ढांचे में जो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इस फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर के काम किया है। क्योंकि जब राज्य अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी राष्ट्र अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये भी कहा जा सकता है कि जब केंद्र राज्य की सहायता करते हैं, जब केंद्र राज्य को साथ में लेके चलेगा, तभी एक टीम इंडिया की तरह हम काम करेंगे। तो ये सिद्ध भी होता है कि सभी राज्यों ने और केंद्र सरकारों ने मिल करके अथक प्रयास किया, एक कठिन परिश्रम की
और कुल मिलाकर के इसका जो परिणाम है वो भी बहुत सुखद है, वो भी बहुत मीठा है। और ये हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हम आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कई कारण इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जैसे कि लगातार डिमांड का, मांग का बढ़ते रहना। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी में डिमांड का बढ़ते रहना बहुत जरूरी होता है। खास तौर से जो विकासशील देश होते हैं वहां पर मांग का बढ़ते रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मांग बढ़ती है तभी उत्पादन होता है, और उत्पादन होता है तभी नौकरियां मिलती हैं। तो एक तो लगातार भारत में डिमांड जो रही है वो लगातार इंक्रीज होती चली गई, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इस इकोनॉमी में पड़ा। दूसरा जो हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो ये लाभांश है, जहां भारत जो है युवाओं का देश माना जाता है और विश्व में सबसे ज्यादा युवा अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। तो इस युवा अर्थव्यवस्था का जो योगदान अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो खेती में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो, चाहे स्टार्टअप्स में हो, उसका फायदा भारत को मिला है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से भी हमें ये कीर्तिमान हासिल करने में सहायता मिली है। और फिर सबसे बड़ी बात तो भारत सरकार की है, जिसने नीति निर्माण किया, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की है, जिन्होंने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, क्योंकि लीडरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सरकार के पास विजन नहीं होगा, अगर सरकार प्लानिंग नहीं कर पाएगी, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो पॉलिसी मेकिंग का जो रोल रहा है, जो केंद्र ने नीतियां बनाई, जो केंद्र ने राज्यों को साथ में लेकर के केंद्र चला, और राज्यों ने भी अपने लेवल पर जो प्रयास किया, तो कुल मिलाकर के सबका एक कलेक्टिव जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में मिलता है। अब जहां तक रही बात जापान की कि आखिरकार में जापान से क्या गलती हो गई, तो मैं यहां वो भी चर्चा में लाना चाहूंगा, क्योंकि हमने जापान को हराया है। तो देखिए जापान के साथ क्या दिक्कत आ गई, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जो ये वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, तो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, इसका नुकसान जापान को पड़ रहा है, मिल रहा है। हम पे भी पड़ रहा है, बट हम पे उतना नहीं है जितना जापान पर है। तो एक तो ये ग्लोबल ट्रेड वॉर का प्रभाव जापान पर, दूसरा जापान के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग रही वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितना अच्छा जो है वो भारत सरकार ने किया। तो इसी वजह से जापान को इसका नुकसान भी उठाने को मिला। और आप देखेंगे कि 80 और 90 के दशक तक जापान तो अमेरिका को भी पीछे करने की पोजीशन में था, उसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो अमेरिका को पीछे कर देता, लेकिन तमाम यूरोपीय देश जो थे उन्होंने इसमें रुकावट पैदा की और जापान जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से रहा, जापान में इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेजी से रही। लेकिन इधर हाल के दिनों में आप देखेंगे तो एक तो पॉलिसी मेकिंग और दूसरा ग्लोबल ट्रेड वॉर का जो मुद्दा रहा, उससे जापान को नुकसान उठाना पड़ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो भारत बना है, इससे क्या होने जा रहा है, इससे आम इंसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की पोजीशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और पहले तो पड़ेगा भी कि कुछ नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए जब आप परिवार में रहते हैं और पिताजी की आमदनी बढ़ती है या माताजी की आमदनी बढ़ती है, या आप अगर कमाने लग गए हैं और आपकी इनकम बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट फैमिली पर पड़ता है। इसी तरीके से अगर देश की इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, हमारा जीडीपी साइज बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा उत्पादन साइज बढ़ेगा, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का। और जब प्रोडक्शन होगा तो नई नौकरियां मिलेंगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे, तो जो बेरोजगारी दर है वो हम कम कर पाएंगे और युवाओं को हम जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से जोड़ पाएंगे, कहीं ना कहीं जीडीपी का उसको फायदा हम दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव आम नागरिक पर भी पड़ेगा, उसके जीवन स्तर पर पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब रही बात कि देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, देखिए जाहिर सी बात है हर इंसान उसी इंसान के साथ दोस्ती करना चाहता है जो ताकतवर होता है, और इसमें आर्थिक ताकत एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो रोल प्ले करता है। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारा खजाना बढ़ेगा, हमारे देश में निवेश आएगा तो उसका प्रभाव भी इकोनॉमी पर पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा, हेल्थ सेक्टर सुधरेगा, तो लोगों को हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। और जब देश में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली देश की जो एक पोजीशनिंग है, देश की जो एक इमेज है वो भी स्ट्रांग होगी, वो भी मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आएगा, क्षेत्रीय स्तर पर आपका दबदबा बढ़ेगा, क्षेत्रीय स्तर पर भारत एक डिसाइसिव रोल प्ले कर पाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है भारत। प्लस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पोजीशनिंग स्ट्रांग होगी, अमेरिका और चाइना जैसे ताकतवर देशों के साथ आप मंच साझा करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी विषय हैं, जो विवाद हैं, उसमें भारत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग जो है वो सुधरेगी, ग्लोबल पोजीशनिंग पे इंपैक्ट इसका पड़ेगा। G20 और IMF जैसे जो संस्थाएं हैं वहां पर भी आपका दबदबा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के भारत को इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह
जो है वो उभरेगा। आर्थिक तौर पर हम एक लीडर की तरह जो है वो दुनिया के सामने आएंगे। और अगर हम 2028 तक, जैसा कि अनुमान है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं और हम जर्मनी को पीछे कर देते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत मैटर ऑफ प्राउड होगा कि हाँ, नहीं, भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये जो चौथी हम आर्थिक तरक्की, हम आर्थिक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो हम बने हैं, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जो नीति आयोग के सीईओ साहब हैं, जब उन्होंने ये सारे आंकड़े रखे, तो उन्होंने एक टर्म यूज किया था कि इंडिया इज एट टेक ऑफ स्टेज, भारत जो है वो एक टेक ऑफ स्टेज पर है। तो मैं यहाँ अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि दरअसल इकोनॉमी की एक थ्योरी होती है, दैट इज नोन एज रोस्टो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कहीं ना कहीं जो रोस्टो का सिद्धांत है अर्थव्यवस्था का, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो दरअसल रोस्टो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमी के 5 चरण होते हैं। तो पहला चरण होता है, जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज द ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो परंपरागत समाज होता है, जहां पर सब कुछ लिमिटेड होता है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है, लिमिटेड एग्रीकल्चर होता है और हम लोग खाली सस्टेन कर पाते हैं। उसके बाद प्री कंडीशन होती है फॉर टेक ऑफ, कि हम टेक ऑफ के लिए कंडीशंस हम बना रहे होते हैं। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को हम लोग सुधारते हैं, चीजें इंप्रूव करना शुरू करते हैं। जैसे भारत में 91 के बाद आप देख सकते हैं जब हमने एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया। तीसरी स्टेज आती है, दैट इज टेक ऑफ, जैसे जो जहाज होता है, जो प्लेन होता है, वो टेक ऑफ करता है, मतलब वो उड़ने की पोजीशन में आ जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो होती है वो उड़ने की पोजीशन में आ जाती हैं। तो वहां पर रैपिड अर्बनाइजेशन होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मॉडर्न सेक्टर ग्रो कर रहा होता है, नए नए इंस्टीट्यूशंस लग रहे होते हैं। तो एक टेक ऑफ की पोजीशन होती है, जिसका जिक्र नीति आयोग के सीईओ साहब ने किया कि भारत एक टेक ऑफ की पोजीशन में है। अब अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो अभी जो फोर्थ लार्जेस्ट है उसमें हम लोग टेक ऑफ की पोजीशन में अब आ गए हैं, और अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं जब 27-28, जैसा कि हमारा लक्ष्य है, तो हम लोग एक मैच्योरिटी, जो फोर्थ स्टेज कही जाती है रोस्टो की थ्योरी में, दैट इज ड्राइव टू मैच्योरिटी, और फिफ्थ स्टेज है दैट इज द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो हम लोग कहीं ना कहीं उस स्टेज में आ जाएंगे, दैट इज ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो आप जब इस स्टेज में आ जाएंगे तो आप जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, फिर आप एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जो है वो अग्रसर होंगे और आगे की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। एक डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी देश के, वो भारत में दिखाई देने को मिलेगा, जो आगे चल करके फिर एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो ये अच्छी बात है कि हम लगातार आर्थिक क्षेत्र में तरक्की पे तरक्की करते चले जा रहे हैं, जिससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। एक चीज और यहाँ जानने की और समझने की जरूरत है, मैं एक चीज और आपको चलते चलते समझाना चाहूंगा, जिक्र करना चाहूंगा उसका, कि देखिए ऐसे 5 डी हैं, 5 डीज आर देयर, जिसका भारत सरकार ने जबरदस्त इस्तेमाल किया है, और इन 5 डी की ही वजह से ये कीर्तिमान आज हमने हासिल किया है। तो 5 डी कौन कौन से हैं, जैसे मैंने 1-2 डीज का इस्तेमाल अभी जो है आपके साथ डिस्कशन में उठाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो युवा शक्ति है हमारी, वो हमारे लिए बहुत एक तरीके से प्लस पॉइंट है हमारा। दूसरा डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र माना जाता है दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक देश होने की वजह से इसका फायदा हमें आर्थिक तौर पे मिलता है। तीसरा है डिमांड, जो हमारे देश में लगातार डिमांड जो है वो बढ़ रही है। फिर चौथा है डाइवर्सिफाइड मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, इतना बड़ा बाजार भारत जो है वो दुनिया को प्रोवाइड करता है, इसीलिए लगातार आप देखेंगे कि नई नई कंपनीज जो है वो भारत में आना चाहती है, जैसे एप्पल का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। और आप देखिए कि इस वजह से ट्रंप कितने घबराए हुए हैं कि उन्होंने एप्पल को साफ साफ मना कर दिया कि आप भारत में उत्पादन नहीं करेंगे और आपको अमेरिका में ही उत्पादन करना पड़ेगा, और अगर आप भारत से उत्पादन करके सामान अमेरिका भेजेंगे तो आपके ऊपर हम एक अच्छा खासा टैरिफ भी लगा देंगे। तो भारत एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट, एक डेस्टिनेशन बना हुआ है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, अपना ऑफिस खोलना चाहती है, अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती है, क्योंकि हमें डाइवर्सिफाइड मार्केट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो अंतिम आता है दैट इज डिजिटल पेमेंट। बहुत बेहतर तरीके से मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया है। आज तो घर घर में बच्चा बच्चा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करता है, यूपीआई का इस्तेमाल होता है, और न केवल भारत में, दुनिया के कई देशों में यूपीआई को हमने लॉन्च किया। तो कुल मिलाकर के ये 5 ऐसे डीज हैं जिनका हमको फायदा मिला है, और आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बनकर उभरे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का मैटर है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भारत 2047 में जब हम अपने आजादी के 100 इयर्स पूरे करेंगे, जब हम 100 साल पूरे कर लेंगे, तो जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है कि हम भारत को विकसित भारत जो है वो बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसकी दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयास करती चली जा रही है,
और राज्य सरकारों से भी भारत सरकार लगातार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप सब एक टीम इंडिया की तरह काम करें, जिसका फायदा आम जनता को मिले। उस दिशा में भारत सरकार लगातार बढ़ रही है और हम ये उम्मीद भी करेंगे और ये चाहेंगे भी, और हम सब चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने और एक दिन ऐसा भी आए कि हम विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बने, जैसा कि हम कभी हुआ करते थे जब कहा जाता था कि भारत तो सोने की चिड़िया है। तो जो सोने की चिड़िया हमें पहले माना जाता था, हम चाहते हैं कि वो दिन भारत की अर्थव्यवस्था में फिर से आए और हम भारत सोने की चिड़िया के रूप में अपने आप को फिर से स्थापित कर सके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली बार फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।